दोस्तों कैसे हैं आप लोग। लास्ट टॉपिक सतीश चंद्रा मीडिवल हिस्ट्री का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ औरंगजेब, डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर। बस यही बचा है, इसके बाद खत्म हो जाएगी ये वीडियो। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है, इसमें 2 वीडियोस लग सकती हैं, लंबा टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में खत्म हो जाए, चूंकि ओवरऑल चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। एक कह लो कि बड़ा माइलस्टोन मेरे लिए भी कि हाँ भाई सतीश चंद्रा मैंने खत्म कर दिया। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो ये मुगल अंपायर का डिक्लाइन था ना, वो जबरदस्त तेज था। बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ मुगल अंपायर औरंगजेब के मरने के बाद। तो औरंगजेब से थोड़ा मरने से पहले क्या हुआ, औरंगजेब के समय पे क्या हुआ और उसके थोड़ा बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोग देखेंगे। जब औरंगजेब मरा ना, तो जो फैक्शन फाइटिंग थी नॉबल्स में वो शुरू हो चुकी थी। अब देखिए, अंपायर के लिए वॉर्स पहले भी लड़े गए। अकबर के मौत के समय पे जहांगीर ने लड़ाई की थी, जहांगीर के मौत के समय पे शाहजहां ने लड़ाई की, शाहजहां की मौत के समय पे औरंगजेब उसके भाइयों ने लड़ाई की थी। अब ऑब्वियस सी बात है, औरंगजेब मरेगा तो उसके जो बेटे हैं और जो नॉबल्स हैं वो भी आपस में लड़ेंगे। और जब ये लड़ाई सेंट्रलाइज्ड रूल में होने लगती है, तो जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होते हैं वो अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। समझिए, मुगल अंपायर की कैपिटल, ठीक है, अब कैपिटल में लड़ाई हो रही है, तो दूर लाहौर का गवर्नर, मुल्तान का गवर्नर, उड़ीसा का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, ये सब सोचेंगे कि भाई केंद्र सरकार आपस में लड़ रही है तो मैं यहां का राजा। ऊपर से डेक्कन के इलाके में ये जो मराठास थे ये तरखाट मचाए पड़े थे। इनफैक्ट अगर आप देखो तो औरंगजेब के डिक्लाइन में मराठास का एक बहुत मेजर रोल है। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर को जीतने के बाद औरंगजेब को लगा कि वो हरफन मौला है, इनविंसिबल है, मराठास हार चुके हैं। बट मराठास हारा नहीं थे। शिवाजी के बेटे संभाजी को एग्जीक्यूट करने की बहुत बड़ी गलती थी औरंगजेब की। और औरंगजेब जब मरेगा उसके बाद तो मुगल डोमिनियंस के अंदर इतने अटैक होंगे मराठास के कि मुगलों का भी दिमाग खराब हो जाएगा कि ये कहां ही फंस गए। समझ गए। अब अगर आप मराठास का अटैक को देखो, ठीक है ना, मराठास बैंड्स में आते थे और ओवरऑल इलाके में अटैक करते थे और फिर वापस लौट जाते थे। तो गैंगेटिक प्लेन तक मराठा डेप्रेडेशन और अटैक पहुंच चुके थे। और अंपायर इतना कमजोर हो चुका था 1739 में, नादिर शाह ने अटैक किया और नादिर शाह ने जो तबाही मचाई है ना दिल्ली में, खुद मुगल एम्परर को उसने कब्जा लिया, दिल्ली को लूट मारा। सोचिए, मुगल कैपिटल को बर्बाद कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। क्या ही औकात रह जाएगी मुगल एम्परर की, उसके होते हुए उसे बंदी बना लिया जाए और उसकी कैपिटल में इतनी तबाही मचाई जाए। समझ गए। तो इस वीडियो में कुछ हद तक ये समझेंगे कि किस हद तक औरंगजेब की पॉलिसीज के चलते ये सब हो रहा था, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसे कौन से डेवलपमेंट हुए कि ये सारी चीजें तेज हो गई हैं। हिस्टोरियंस के बीच में इस चीज को लेके ना काफी बहस है। औरंगजेब के ऊपर थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि औरंगजेब ही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल था। जिस समय पे औरंगजेब राज कर रहा था, उस समय के इकोनॉमिक, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन को भी हमें समझना पड़ेगा। उस समय की इंटेलेक्चुअल सिचुएशन को भी हमें समझना पड़ेगा। हमें देखिए, आज की डेट में बैठ के अगर हम आज के माइंडसेट के साथ उस समय के मीडियल इंडिया को समझेंगे तो वो एक सही कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है ना। उस समय की सिचुएशंस को समझना जरूरी है उस समय के डिसीजंस को समझने के लिए, और उस समय और कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रेंड्स उभर रहे थे ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप इस नक्शे में देख रहे हो कि औरंगजेब की मृत्यु के समय पे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा साउथ इंडिया औरंगजेब के कब्जे में आ चुका था। ये पूरा इलाका औरंगजेब के कब्जे में, कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स, जैसे कि ये वाला पॉकेट हो गया, ये छोटा पॉकेट हो गया, ये पॉकेट हो गया, ये हो गया, इधर आपकी वेस्टर्न बेल्ट हो गई, ये सब शिवाजी के कंट्रोल के अंदर था 1680s तक, और उसके बाद मराठास के अंदर। बाकी जगहों पे औरंगजेब कब्जा कर रहा था। लेकिन एक चीज होती है कब्जा करना, जीतना, और एक चीज होती है अपने राज को कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट यहाँ पे औरंगजेब नहीं कर पाया, इन जगहों को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पाया। लगातार मराठास के यहाँ पे अटैक हो रहे थे और यही एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी मुगलों की। फिर मिडल इंडिया के इकोनॉमिक और सोशल फोर्सेस को भी यहाँ पे समझना जरूरी है। धीरे धीरे करके इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ट्रेड और कॉमर्स इंडिया के अंदर एक्सपेंड कर रहा था, और कहीं ना कहीं मुगलों ने ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाया है। 17वीं शताब्दी के दौरान हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, डिमांड बढ़ रही थी, आबादी बढ़ रही थी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इनकी डिमांड भी बढ़ रही थी। ठीक है भाई। तो कॉटन के उगाने वाला इलाका, नील की खेती, इंडिगो की खेती करने वाला इलाका, ये सब इलाकों में इंक्रीज हो रहा था, और जब्ती सिस्टम ऑफ जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसके अंदर ज्यादा इलाका आ रहा था। जब्ती सिस्टम में आपको पहले समझा चुका हूं, वहां पे चीजों को मेजर करके ओवरऑल रेवेन्यू को एसेस किया जाता था और उसके हिसाब से
जो भी किसान खेतीबाड़ी करते थे उनसे टैक्स मांगा जाता था। ओके, तो जो टोटल एरिया था कल्टीवेशन के अंदर वो एक्सपैंड कर रहा था, और यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रही थी, इकोनॉमिक फोर्सेस भी वर्क पे थी, और आप कह लो कि जो भी मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज यहाँ पे परस्यू कर रहे थे उसमें ही डेवलपमेंट था। जैसे कि मुगलों ने अपने नॉबल्स को साफ साफ बोल रखा था कि भाई जिस नॉबल के अंदर जो जो भी इलाका है वो नॉबल अपने अपने इलाका में कल्टीवेशन को बढ़ाएगा, एग्रीकल्चर को बढ़ाएगा, साथ साथ ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और ये नॉबल्स करते भी थे, क्योंकि देखिए नॉबल्स की मेन ताकत क्या होगी? पैसा। पैसा किससे आएगा? तो पैसा आएगा एग्रीकल्चर से। तो अगर आपके इलाके में एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा पैसा कमाओगे। अगर आपके इलाके में ट्रेड और कॉमर्स ज्यादा अच्छी तरीके से होगा तब आप यहाँ पे पैसा कमाओगे। तो कुल मिला के नॉबल्स भी बहुत हद तक इंटरेस्टेड थे अपने अपने इलाकों में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। ओके, तो भाई हर नॉबल, हर रिलीजियस गुरु अपने अपने इलाके में कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, और उस कल्टीवेशन के प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी थी टुवर्ड्स मुगल एम्परर। मुगल एम्परर समय समय पे बड़े बड़े नॉबल्स को बुलाता था, उनसे अकाउंट्स वगैरह लेता था, तो प्रॉपर अकाउंटिंग की जाने लगी। तो कौन से जिले में, कौन सी गांव में कितने नॉबल हैं, वहां पे कितने किसान वहां पे काम कर रहे हैं, किसके पास कितनी कितनी जमीन है, इसके डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखे जाने लगे। और बाद में ये डिटेल्ड रिकॉर्ड्स हिस्टोरियंस के हाथ में पड़े। तो इन रिकॉर्ड्स में ये तक लिखा हुआ था कि किस किसान के पास कितने प्लाऊ हैं, कितने बोलक्स हैं, कितने कुएं हैं, ये सब भी इन रिकॉर्ड्स में प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया। एक इलाके में कितने कल्टीवेटर्स हैं, कितना इलाका कल्टीवेशन के अंदर आता था, इसका भी होलिस्टिक रिकॉर्ड हमको इस समय में देखने को मिलता है। तो सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड, मैन्युफैक्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सब कुछ यहाँ पे बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि कोशिश तो की जा रही थी एग्रीकल्चर को बढ़ाने की, लेकिन साइंटिफिक इनोवेशन नहीं था। देखिए एक चीज में मुगल अंपायर पीछे रहा है। ठीक है, मुगल अंपायर नो डाउट एक प्रोग्रेसिव अंपायर था, लेकिन साइंटिफिक इनोवेशन पे उतना ध्यान नहीं रहा। दुनिया से उतनी ज्यादा आप कह लो कनेक्टिविटी नहीं रही। तो एक तरफ जहां पे अरब वर्ल्ड में साइंस एंड टेक बहुत तेजी से बढ़ रहा था, मुगल एम्पायर में ये चीज नहीं हो रही थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ इनोवेशन नहीं हो रहा था, सॉइल एग्जॉस्ट हो रहा था। एक ही सॉइल पे आप बार बार खेती करते चले जाओगे। उस समय पे फर्टिलाइजर और टर्लाइजर का इतना चलन नहीं था, नेचुरल फर्टिलाइजर्स थे, बट आज की जैसे थे ना डाइमोनियम फॉस्फेट और आपका यूरिया, ये सब अवेलेबल होगा, ये सब कुछ नहीं था। म्यूरेट ऑफ पोटाश, वो तो आज की डेट का साइंटिफिक इनोवेशन है। तो उस समय पे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही थी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी, लैंड रेवेन्यू बहुत हैवी था। अकबर के समय से आप देखोगे, अगर मुगल एम्पायर की डिमांड्स देख लो, जमींदारों की डिमांड देख लो, तो लगभग 50% जो पैदावार का हिस्सा था किसान का वो तो टैक्स में चला जाता था। तो 50% ज्यादा भले ही लग रहा है, बट इतना ज्यादा नहीं था कि किसान छोड़ के भाग जाए अपनी जमीन। किसान फिर भी अपनी जमीन पे खेतीबाड़ी करता रहता था। जो कम फर्टाइल इलाके थे जैसे कि राजस्थान, सिंध, वहां पे कम टैक्स वसूला जाता था। जो ज्यादा फर्टाइल इलाके थे जैसे कश्मीर का ये जो सैफरॉन प्रोड्यूसिंग इलाका है, जिसको आज की डेट में आप करेवा बोलते हो, वहां पे ज्यादा टैक्स लिया जाता था। बट इसके बावजूद भी हालात कुछ ऐसे थे कि हाँ भाई, जो किसान वगैरह थे उनका रोटी पानी चल जाती थी, वो ज्यादा परेशान नहीं होते थे। ठीक है, फिर आप देखोगे कि ईस्टर्न राजस्थान में और इंडिया की और बहुत सी जगहों पे इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, इन अर्ली पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, ये देखने को मिला है कि ज्यादा इलाका कल्टीवेशन के अंदर आ रहा था। मतलब कि भाई देखिए उस समय पे जो इंडिया की आबादी थी वो लगभग थी 125 मिलियन, और इंडिया की आबादी कहने का मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का थोड़ा बहुत इलाका भी मुगलों के अंदर आता था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इन सब इलाकों को मिला दो तो 125 मिलियन, मतलब 12.5 करोड़ की पूरी आबादी थी इंडिया, और आप पाकिस्तान वगैरह मिला दो सबकी। तो जमीन बहुत थी। आज की डेट में कितने लोग हैं भाई? 140 करोड़ आबादी अकेले इंडिया की, पाकिस्तान की मिला दो 30-40 करोड़ और होगी। तो बहुत बड़ी आबादी आज की डेट में इन इलाकों में रहती है, बट उस समय पे केवल 12.5 करोड़ लोग रहते थे। तो चूंकि 12.5 करोड़ लोग इतने बड़े इलाके में रह रहे थे, तो अभी बहुत सारी खाली जमीनें थी। उन खाली जमीनों पे एग्रीकल्चर शुरू हो सकता था। तो 17th 18th सेंचुरी में देखने को मिला कि बहुत सारा नया इलाका एग्रीकल्चर के अंदर लाया गया, पेड़ वगैरह काट के उसको एग्रीकल्चरल लैंड में बदला गया। ठीक है, बदल सकते थे, चूंकि आबादी कम है तो रिसोर्सेज ज्यादा थे, आबादी कम थी। ठीक है, तो सोशल
एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू रीजन्स की वजह से नए नए इलाकों को एग्रीकल्चर के अंदर लेके आया गया। बहुत सरप्लस कल्टीवेबल लैंड अवेलेबल था, लैंड की कोई भी कमी नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी विलेजेस में हम लोग लैंडलेस लेबर्स के बारे में सुनते हैं। समझिए, आप सोचो, आबादी कम है देश की, लैंड ज्यादा है, आराम से जो किसान है वो नए लैंड पे जाके खेतीबाड़ी कर सकता है, अपने लिए खाना पीना पैदा कर सकता है, उसके बावजूद वो लैंडलेस लेबर है, उसके बावजूद वो गरीब है। क्यों गरीब है? उसका रीजन था कि अनटचेबल्स और दलित्स, इनके खिलाफ अत्याचार होता था। जो हाई क्लास के लोग थे, जो जमींदार टाइप के लोग थे या अपर कास्ट को बिलोंग करते थे, तो ये क्या करते थे कि ये एक ऐसा तबका सोसाइटी में मेंटेन करके रखना चाहते थे जो इनके उल्टे सीधे काम करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवरऑल डेड एनिमल्स को स्किन करना, लेदर रोप्स बनाना। समझिए, तब हर इंसान के पास अपनी खुद की जमीन हो जाएगी और वो उसके ऊपर पैदावारी करने लगेगा, तो जो अमीर टाइप के लोग हैं वो नौकर किसको रखेंगे? तो किसी को तो नौकर बना के रखना है ना। तो ये जो हाई क्लास के जमींदार थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोची समझी चाल के तहत जो सोसाइटी का नीचे का तबका था, जो कि उस समय पे वल्नरेबल था, उसको दबा के रखने की कोशिश की, ताकि वो उनके मैनुअल काम करे, छोटे मोटे काम करते हैं ना, अपना इंडिपेंडेंट ना हो पाए। तो जो रूरल लैंडलेस और पुअर लोग थे वो यहाँ पे काफी परेशान थे। लेकिन ये रूरल लैंडलेस और पुअर लोग भी लगातार कोशिश करते रहते थे कि जैसे तैसे करके इन जमींदारों के चुंगल से बाहर निकला जाए। तो ये एक जगह से, एक विलेज से दूसरे विलेज तक जाने की कोशिश इनकी हमेशा जारी रहती थी। जो सरकार थी मुगलों की, वो कोशिश करती रहती थी कि नए नए लैंड्स कल्टीवेशन के अंदर लाए जाएं। क्योंकि सरकार का सीधा लॉजिक था, अगर ज्यादा लैंड्स कल्टीवेशन के अंदर होंगे तो भाई ज्यादा टैक्स रेवेन्यू आएगा। लेकिन सरकार अब खुद के दम पे नए नए विलेजेस, नए नए कल्टीवेबल लैंड्स नहीं बना सकती है। देखिए, सरकार को राज करना है, मुगल एम्परर जाके थोड़ी ना हर जगह पे नए गांव सेटल करेगा। अगर मुगल एम्परर को या मुगल गवर्नर को नए गांव सेटल करना है, नया कल्टीवेबल लैंड बनाना है, तो उसके ग्राउंड लेवल पे जमींदार के साथ सेटिंग करनी पड़ेगी। और ग्राउंड लेवल पे जमींदार अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते थे। ग्राउंड लेवल पे जो विलेज हेडमैन होता था, जिसको आप मुकादम बोलते हो, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता था। और उनका इंटरेस्ट ये था कि सबके पास जमीन नहीं होनी चाहिए, कुछ एक तबके को बिल्कुल हमें गरीब बना के रखना है, अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना है। फिर आप देखोगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन रूलिंग क्लास की जो क्वांटिटी थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मतलब बहुत सारे आप कह लो नॉबल्स आ गए थे, उन नॉबल्स को ज्यादा जागीरदारी देनी है, ज्यादा मनसबदारी देनी है। लेकिन मनसबदारी देने के लिए जमीन ज्यादा है नहीं, क्योंकि जमीन तो कल्टीवेबल लैंड है ना। अब कहीं खाली जंगल है, तो खाली जंगल का क्या करोगे? जब तक उस जंगल को काट के तुम एग्रीकल्चर लैंड नहीं बनाते हो, उसके ऊपर एग्रीकल्चर पैदावार नहीं करते हो, तब तक क्या टैक्स वसूलोगे वहां से? ठीक है, अब लाख जंगल पड़ो, जंगलों से ना तुम टैक्स वसूलोगे। तो मनसबदारी बांटने के ओवरऑल जमीनें, जगहें कम थी, लेकिन अमाउंट ऑफ मनसबदार यहां पे बढ़ रहे थे। जब जहांगीर गद्दी पर बैठा था 1605 में, तब 2069 मनसबदार थे। 1637 में शाहजहां के रेन के समय पे 8000 मनसबदार हो गए, और लेटर पार्ट ऑफ औरंगजेब के समय पे 11456 मनसबदार हो चुके थे। अब आप समझो, मनसबदार तेजी से बढ़ रहे हैं, बट अमाउंट ऑफ इलाका अंडर योर कंट्रोल, अमाउंट ऑफ लैंड अंडर योर कंट्रोल, ये तो तेजी से बढ़ नहीं रहा है। जितने इलाके पे जहांगीर राज करता था, उतने ही इलाके पे शाहजहां राज करता था। जहांगीर के समय पे 2070 मनसबदार, शाहजहां के समय पे 8000 मनसबदार। तो एक बात तो ऑब्वियस है कि हर मनसबदार के पास जो अमाउंट ऑफ लैंड है वो नेचुरली कम हो जाएगा, क्योंकि लैंड तो कांस्टेंट है ना, वो तो ना तुम्हारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो नॉबल्स का नंबर 5 गुना बढ़ गया। लेकिन जो अंपायर के रिसोर्सेज थे, टैक्सों के थ्रू जो पैसा आता था, वो तो धीमे ही धीमे बढ़ रहा था। तो बहुत मुश्किल था यहां पे अब शाहजहां के लिए चीजों को मैनेज करना, इन मनसबदारों और नॉबल्स को पैसा बांटना। अब अगर आप मनसबदार और नॉबल्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो क्या चाहेंगे कि हमें टैक्स में और हमें सैलरी में मुगलों से ज्यादा पैसा मिले। अब ज्यादा पैसा तो तब मिलेगा ना जब शाहजहां के पास टैक्स ज्यादा होगा देने के लिए। शाहजहां के पास था नहीं। यहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। लेकिन शाहजहां क्या था कि उसके समय को बोला गया एज ऑफ मैग्निफिसेंस। शाहजहां दिखावे में बहुत रहता था, और शाहजहां जब दिखावे में रहेगा तो उसके नॉबल्स, मिनिस्टर्स, गवर्नर भी दिखावे में रहेंगे। तो जो उसके नॉबल्स थे उसको बहुत तगड़ी सैलरी दिया करता था शाहजहां। उस समय पे दुनिया में नॉबल्स की वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज मुगलों के समय पे थी। ये नॉबल्स सीधे सीधे ट्रेड और कॉमर्स में पार्टिसिपेट करते थे। इनके मर्चेंट्स इनके बिहाफ पे ट्रेड वगैरह करते थे। तो आप देखोगे कि एज ऑफ मैग्निफिसेंस, एज ऑफ ऑपुलेंस, ज्यादा खर्चा करना, अमीरियत से रहना। लेकिन अमीरियत से रहने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा उड़ाना
लॉन्ग टर्म में हमेशा फीजिबल नहीं रहता है। प्रॉब्लम बढ़ेगी जब फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में जो प्राइस हैं चीजों के वो बढ़ने लगेंगे। ठीक है, आप समझिए, चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे। अब अगर इन नॉबल्स के पास पैसों की कमी पड़ रही है, मुगल अंपायर के पास पैसों की कमी पड़ रही है, तो पैसे किससे खींचेंगे वो लोग? पैसे खींचेंगे किसानों से, क्योंकि किसान एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? एग्रीकल्चरल रेवेन्यू। तो आप किसान को चूसने लगोगे। आप जमींदार के ऊपर प्रेशर डालोगे, जमींदार किसान के ऊपर प्रेशर डालेगा। लेकिन कितना चूसोगे भाई? किसान की भी तो एक लिमिट है ना, एक लिमिट तक ही वो आपको टैक्स दे सकता है ना। ठीक है, प्लस मुगलों की जो अप्रोच थी जमींदार के प्रति वो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी थी। मुगलों को पता था कि जमींदार के साथ बिना मैनेज किए हम राज नहीं चला सकते, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जमींदार के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा भी नहीं करते थे मुगल्स। जमींदारों की लोकल लेवल पे बहुत चलती थी। लोकल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ करना है तो आपको जमींदारों को मिलाना ही पड़ेगा। और जमींदार इलाके लायक बटे हुए थे। कुछ इलाकों में जाटपूत जमींदार थे, कुछ में मराठा जमींदार थे, कुछ में बीजापुरी जमींदार थे, कुछ में मुस्लिम जमींदार थे। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर के हिसाब से अलग अलग प्रकार के जमींदार थे। इनके साथ मैनेज करना ये भी मुगल अंपायर के लिए मुश्किल था। तो बहुत सारे मनसब, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑफिसेस बांटे गए यहाँ पे। तो कुल मिला के मनसबदारी, जागीरदारी, जमींदारी बांटना, मतलब इनको बांटना मतलब जमीन बांटना, कि एक पर्टिकुलर आदमी के अंदर आप थोड़ी बहुत जमीन दे रहे हो, वहां से जितना भी रेवेन्यू आएगा वो आदमी कलेक्ट करेगा, थोड़ा बहुत मुगल को देगा, थोड़ा बहुत अपने लिए रखेगा। इस पूरे प्रोसेस में जमींदार धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे थे। अब जमींदार स्ट्रांग तो हो रहे थे, लेकिन जमींदारों के ऊपर मुगल गवर्नर का कंट्रोल छूट रहा था, मुगल नोबल का कंट्रोल छूट रहा था। मुगल नोबल जमींदारों से बोलते थे पैसा भेजो, जमींदार बोलता था कि भाई हम इससे ज्यादा पैसा नहीं भेज सकते। जमींदार अपने एंड पे किसानों को दबाने की कोशिश करता था। किसान भी एक लिमिट तक दबते थे। जब किसानों से मैनेज नहीं होता था वो भाग खड़े होते थे या बवाल कर देते थे। प्लस मान लो कि किसी ने एक नया कल्टीवेबल विलेज बनाया, तो उसको फिर वहां पे मैन पावर की जरूरत है, तो वो आसपास के गांव से लोगों को खींचने की कोशिश करेगा। तो लोग भी लगातार एक गांव से दूसरे गांव में जाने के चक्कर में रहते थे। मान लो एक गांव में जमींदार उनका जीना हराम कर रहा है, तो उसको लगता था कि चलो अपना बोरिया बिस्तर फैमिली को उठाओ, किसी दूसरे गांव में चलते हैं, वहां काम मिल जाएगा, वहां काम करेंगे। ठीक है, तो ये मूवमेंट भी हुआ है माइग्रेंट पीजेंट्स का। इनको पाहीज या उपारीज कहते थे। विलेज टू विलेज ये पीजेंट्स मूवमेंट करते रहते ताकि किसी दूसरे विलेज में जाके इनको थोड़ी अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा वे ऑफ लाइफ मिल जाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहा है मीडिवल रूरल लाइफ का, जिसके ऊपर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम अब धीरे धीरे करके अनसस्टेनेबल हो रहा था, क्योंकि ज्यादा ऑपुलेंस था, ज्यादा मैग्निफिसेंस था। तो नॉबल्स, नंबर ऑफ नॉबल्स बढ़ गए थे, नंबर ऑफ मनसबदार बढ़ गए थे, नंबर ऑफ जमींदार बढ़ गए थे। कल्टीवेबल लैंड भी बढ़ रहा था, लेकिन कल्टीवेबल लैंड के बढ़ने की स्पीड कम थी। जमींदार, मनसबदार और नॉबल्स के बढ़ने की स्पीड थी ज्यादा। और किसान की भी लिमिट है, एक लिमिट तक ही किसान प्रेशर झेलेगा ना, उसके बाद तो वो भाग खड़ा होगा। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे थी। अब इस बीच में जैसे ही सेंट्रलाइज्ड रूल मुगलों का कमजोर पड़ता था, तो जो लोकल लेवल पे जमींदार थे ना, वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे। अब आप समझो, एक जमींदार है जिसके पास बहुत सारे गांव उसके कंट्रोल के अंदर हैं, तो एक समय पे जमींदार इतना ज्यादा अपने आप को पावर फील करेगा, उसके पास लोकल लेवल पे अपनी छोटी सी सैनिक होगी, आर्मी होगी, तो उसको लगेगा कि मैं तो भाई ऑटोनॉमस हूं, अपने इलाके में तो मैं अपने हिसाब से राज करूंगा, मैं किसी बाप की नहीं सुन रहा। तो ये सब था। तो इन कुछ बड़े जिम्मेदारों ने अपने छोटे छोटे लोकल किंगडम्स बनाने की कोशिश की। फिर नोबिलिटी के बीच में भी अक्सर कर लाई होती रहती थी, उनके छोटे मोटे पेटी टैक्स थे। अरे उसने अपनी बेटी की शादी में इतना रुपए खत्म कर दिया, मैं तो इतना खत्म कर दूंगा। अरे महाराज ने उसको इतनी ज्यादा जमीन दे दी, हमें कुछ जमीन नहीं दी। तो इस प्रकार की कुत्ते बिल्ली टाइप की लड़ाई भी इन नॉबल्स के बीच में हुआ करती थी। चूंकि आप समझ सकते हो यहाँ पे ये लोग अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं, तो डिससेटिस्फैक्शन, फैक्शनलिज्म, ये सब बहुत था। जागीरदारी सिस्टम अब मुगल अंपायर के लिए क्राइसिस बन चुकी थी। तो जागीरदारों को जो अमाउंट ऑफ कोटा ऑफ सोल्जर्स रखने पड़ते थे, घोड़े रखने पड़ते थे, वो उन्होंने रखने बंद कर दिए। ओवरऑल बहुत सारा करप्शन यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखोगे कि अच्छा, एक और तरीके से मुगल अंपायर कमजोर पड़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मराठा सरदार थे वो लगातार मुगलों के इलाकों में अटैक करते रहते थे। अब सोचो, मुगल अंपायर की इतनी भी औकात नहीं कि वो अपने इलाके में मराठाओं के अटैक को रोक सके। तो जैसे बीजापुर, गोलकोंडा, या पूरा का पूरा इलाका औरंगजेब ने जीत लिया, लेकिन अब वो मराठाओं को दबाने में लगा हुआ, अपने राज्य को कंसोलिडेट नहीं कर रहा है। तो सोचो, इलाका तो औरंगजेब के कंट्रोल के अंदर है, बट उस इलाके में कभी भी मराठा सरदार घुस के बवाल मचा जाते हैं, तोड़फोड़ कर जाते हैं।
तो क्या हुआ कि लोकल लेवल पे जो जागीरदार थे, जमींदार थे, उन्होंने मुगल बादशाहत होने के बावजूद मराठा सरदार के साथ एग्रीमेंट कर लिया और बोला कि भाई चौथ और सरदेशमुखी हम थोड़ा बहुत पैसा आपको दे देंगे, हमारे इलाके पे अटैक ना करो। तो इससे तो कोई मुगल प्रेस्टीज रही ना। सोचो, एक मुगल गवर्नर है या मुगल जागीरदार है या मुगल जमींदार है, वो मराठास के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, मराठा को चुपचाप से बोल रहा है कि भाई मैं तुमको इतना पैसा दे देता हूं, मेरे यहां अटैक मत करो। तो मुगल अंपायर की क्या ही औकात रह गई यहां पे, क्योंकि मुगल अंपायर अपने जमींदार और जागीरदार के इलाके को बचा ही नहीं पा रहा है। तो यहां पे जो औरंगजेब का मैनेजमेंट था ना, वो बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा था। प्लस एक और चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मनसबदार्स एंड जागीरदार्स ये औरंगजेब के समय पे बहुत बढ़ चुके थे, 11,500 क्रॉस कर चुके थे और इलाका ज्यादा बड़ा नहीं था। अब ये बात बिल्कुल सही है कि बीजापुर गोलकोंडा को औरंगजेब ने जीत लिया था, तो नए इलाके अब औरंगजेब के पास आ गए थे। लेकिन जो नए इलाके औरंगजेब के पास आए थे, वहां से पैसा ज्यादा औरंगजेब के पास नहीं आया। उसकी 2-3 वजहें थी। ठीक है, पहली बात तो जो नए बीजापुर गोलकोंडा के इलाके जीते औरंगजेब ने वहीं के नॉबल्स को वहां पे सेटअप किया। नॉर्थ इंडिया में ही ऑलरेडी पहले से जो इलाके औरंगजेब के कंट्रोल के अंदर थे, वहीं पे जो नॉबल्स और मनसबदार, जो बडिंग नॉबल्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, शाहजहां के समय पे एक नॉबल था, वो यंग था। औरंगजेब के समय तक आते आते इस नॉबल के 6 बच्चे हो चुके हैं। अब ये 6 बच्चे खुद नॉबल बनने को घूम रहे हैं, खुद जागीरदार बनने घूम रहे हैं, ये इंतजार में है, इन कांस्टेंट वेटिंग कि हमको भी भैया मुगल सम्राट औरंगजेब कुछ देगा। अब औरंगजेब के पास जमीन तो उतनी है, तो एक नॉबल को पहले जितनी जमीन दी हुई थी, उतनी ही और जमीन इन 6 नॉबलों को दे दी जाए, तो इतना तो जमीन ही नहीं है औरंगजेब के पास। तो सब इंतजार कर रहे हैं 6 नॉबल गुस्से में कि हमारे लिए तो ये मुगल बादशाह कुछ कर ही नहीं रहा है। मुगल बादशाह क्या करे, उसके पास इलाका नहीं है। तो नया इलाका बीजापुर गोलकोंडा जीता, लेकिन जो बीजापुर गोलकोंडा का इलाका जीता, वहां पे बीजापुर गोलकोंडा और आसपास के जो मराठा सरदार थे उनको दे दी जमींदारी, नॉर्थ वालों को नहीं दी। तो नॉर्थ वाले और नाराज कि नए इलाके जीत रहे हो, हमें जमींदारी नहीं दे रहे हो। तो इस प्रकार की बहुत सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चालू थी। इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए शाहजहां ने एक मनसबदार को जितने घोड़े रखने होते थे, जितने सवार रखने होते थे, इसके नंबर को डिक्रीज भी किया था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ मनसबदार अगर आप रिक्वायरमेंट से ज्यादा बढ़ा दोगे, तो हर मनसबदार को जितना अमाउंट ऑफ कंटिजेंट अपने पास मेंटेन करना था, उसको आपको कम करना पड़ेगा। तो कम भी किया। औरंगजेब ने तो नया रिक्रूटमेंट किया ही नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया, ओल्ड नॉबल्स के सन और सन इन लॉज नाराज हो गए, उनको नए मनसब और नए जागीर नहीं मिल रहे थे। तो आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे केक का साइज छोटा होता जा रहा था और केक को खाने वाले लोग बढ़ते जा रहे थे। पहले केक बड़ा था, मनसबदारी बड़ी थी, नॉबल्स कम थे। अब मनसबदारी छोटी हो रही थी और नॉबल्स बढ़ते जा रहे थे। या फिर आप कह लो कि मनसबदारी उतनी ही थी, बट नंबर ऑफ नॉबल्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर नॉबल अपने टाइम पीरियड में 5, 6, 7, 8 बच्चे तो पैदा कर ही देता था। तो अगली जनरेशन में 7 गुना लोग तैयार खड़े होते थे मनसबदारी लेने के लिए। ठीक है। अच्छा, जो नॉबिलिटी मुगलों के समय पे रिक्रूट की गई थी ना शुरुआत में, वो बहुत हद में कॉम्पिटेंट भी थी। आप देखो तो मुगल्स के अंदर अलग अलग रेस के, अलग अलग इलाके के लोगों को जॉब दी गई, रेस और क्रीड के। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानी भी थे, ठीक है ना, ये तुर्किश भी थे, इंडियन मुस्लिम्स भी थे, इंडियन हिंदूज भी थे। तो आप कह लो कि बहुत अलग अलग प्रकार के लोगों को मुगल नॉबिलिटी में जगह मिली हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यह भी बोला है कि भाई सेंट्रल एशिया से नॉबिलिटी इंडिया के अंदर आती थी, तो ऑब्वियस सी बात है इमिग्रेंट ही इमिग्रेंट भरे थे, इंडिया के लोगों को जगह नहीं मिलती थी। ये सब बात बिल्कुल फर्जी है। मुगल नॉबिलिटी के अंदर सबको जगह मिली है। और सबसे खास बात ये थी, कुछ लोगों ने यह भी बोला, जैसे जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेज क्या बोलते थे, अंग्रेज ये बोलते थे कि इंडिया के लोग के अंदर के लोग अगर राज करेंगे तो गड़बड़ है। अंग्रेजों का यह बोलना था कि इंडिया के अंदर कुछ क्लाइमेट ही ऐसा है कि आदमी धोखाधड़ी करेगा। सेंट्रल एशिया से जो लोग नॉबल्स आते थे वो बड़े नेशनलिस्टिक थे। ऐसा बिल्कुल गलत है। देखिए, अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे, तो इंग्लैंड से आने के चलते वो ये बोलते थे कि इंडिया के क्लाइमेट में धोखाधड़ी है, तो इंग्लैंड से जो आएगा ठंडे क्लाइमेट से, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ राज कर पाएगा। एक प्रकार के रैशियलिस्ट आर्ग्यूमेंट के थ्रू जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, वो अंग्रेजी राज को इंडिया के अंदर जस्टिफाई करते थे। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, अगर आप नेशनलिज्म की बात करो, नेशनलिज्म यहां पे क्या था, तो मुगल एम्परर के प्रति वफादारी। तो शुरुआत में जो भी नॉबल आता था, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया से, तो आप कह लो कि समरकंद से कोई नॉबल आया
और वो मुगल एम्पायर के अंदर काम करा। तो एक बार वो समरकंद छोड़ के आता था तो वो अपनी जगह को भूल जाता था, फिर वो मुगल एम्परर के प्रति अपनी ऑनेस्टी और अपनी जवाबदाही रखता था, अपनी लॉयल्टी मुगल एम्पायर की तरफ रखता था। तो यहाँ पे जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट था वो मुगल गद्दी से था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहर से रिक्रूट होकर इंडिया के अंदर आए वो ज्यादा नेशनलिस्टिक थे, या जो इंडिया के अंदर रिक्रूट हुए कम नेशनलिस्टिक थे, या वाइस वर्सा। सबने कहीं ना कहीं मुगल अंपायर के बनने में एक मेजर रोल प्ले किया है, चाहे वो सेंट्रल एशिया के मुस्लिम्स हो, चाहे वो इंडिया के हिंदू हो, चाहे वो इंडिया के मुस्लिम्स हो। पैट्रियोटिज्म का सिद्धांत उस समय पे यही बोलता है कि मुगल अंपायर के प्रति आपका क्या रवैया है। अगर आप मुगल अंपायर के वफादार हो तो मतलब आपके अंदर नेशनलिज्म है, पैट्रियोटिज्म है। उस समय पे यही सब चीजें थी। प्लस मुगल नॉबल्स एक लिमिट से ज्यादा अपनी औकात को क्रॉस ना कर लें, इसके लिए केयरफुल चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगाए गए थे। देखिए, मुगल सम्राट इस बात को जानते थे कि वो कांटों के ताज पे बैठे हुए हैं, तो कोई नॉबल एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा एम्बिशियस ना हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा ऑटोनॉमस तरीके से काम ना करने लगे। इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस भी डिवाइस करके रखे थे मुगल एम्परर ने, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देखोगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो डीके हो रही थी। औरंगजेब के मरने के बाद बहुत सारे इनकॉम्पिटेंट लोग भी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को डीके कर दिया। औरंगजेब के जरने के बाद जब बहादुर शाह बैठा था तो बहादुर शाह ने अच्छे से राज वगैरह चलाए, लेकिन बाद में लोग उतना राज अच्छे से नहीं चला पाए। क्योंकि देखिए, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सबसे ऊपर गद्दी पर एक कॉम्पिटेंट पर्सन का बैठना जरूरी है। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये सब कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट थे। अगर एक कॉम्पिटेंट मोनार्च बैठा है तो सबको कंट्रोल में रखेगा, लेकिन अगर उस गद्दी पर कोई बेवकूफ आदमी बैठ गया तो पूरा का पूरा अंपायर क्रम्बल हो जाएगा। और कुछ यही पे यहां पे हो रहा था। प्लस ऐसा बोला जा रहा था कि बीतते समय के साथ जो मुगल आर्मी थी वो थोड़ी आउटमोडेड हो रही थी। तो मुगल आर्मी में इन्फेंट्री कमी थी। कैवलरी तो बहुत थी, घुड़सवार सैनिक बहुत थे, बट इन्फेंट्री जिसके पास फ्लिंट गन्स हो ये थोड़ी कम थी। अब आप समझो, अगर आपको मराठा फोर्स जीतने तो आपको सिर्फ कैवलरी नहीं इन्फेंट्री भी चाहिए, लेकिन इन्फेंट्री कम थी आपकी मुगल आर्मी में। और अगर आप अपने जागीरदारों को बोलोगे कि ज्यादा इन्फेंट्री को रिक्रूट करो, तो इन्फेंट्री रिक्रूट करने के लिए कम पैसे मिलते थे। तो ज्यादातर जागीरदार, मनसबदार चाहते थे कि वो कैवलरी ज्यादा रिक्रूट करें, इन्फेंट्री कम रिक्रूट करें, क्योंकि कैवलरी रिक्रूट करेंगे तो मुगल पैसा ज्यादा मिलेगा। तो इन सब चीजों के बेसिस पे आप देखोगे कि धीरे धीरे जो मुगल आर्मी थी वो भी थोड़ी कमजोर हो रही थी। बट इसका मतलब ये नहीं था कि मुगल आर्मी बहुत कमजोर थी। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करोगे तो मुगल इंपीरियल आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, कोई भी नहीं था उसका एशिया में टक्कर में। लेकिन जब बात डेक्कन की आ जाती थी तो चीजें बदल जाती थी। प्लस यहाँ पे औरंगजेब ने बहुत सारी पॉलिटिकल मिस्टेक्स की हैं। औरंगजेब कभी भी मराठा मूवमेंट को ठीक तरीके से नहीं समझ पाया। जयसिंह जो औरंगजेब का एडवाइजर था, मैंने जयसिंह के बारे में पहले बहुत डिटेल में पढ़ा है। जयसिंह ने लाख समझाने की कोशिश की औरंगजेब को कि आप शिवाजी के साथ दोस्ती कर लो, लेकिन औरंगजेब शिवाजी को बस एक भूमियार, एक लैंड ओनर समझता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझता था। शिवाजी से पंगा लेना औरंगजेब की बहुत बड़ी गलती थी। और शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी को एग्जीक्यूट करना भी औरंगजेब की बहुत बड़ी गलती थी। औरंगजेब बहुत लंबे समय तक मराठास के साथ निगोशिएट नहीं कर रहा था। जब बीजापुर गोलकोंडा जीत लिया ना औरंगजेब ने, तो औरंगजेब को लगा कि अब तो मराठा को घुटने टेकने ही पड़ेंगे, मराठास के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जब मराठास ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया ना और मुगलों को, तब औरंगजेब को समझ में आया कि भाई चलो थोड़ी बहुत निगोसिएशंस कर लेते हैं। निगोसिएशंस किए भी, लेकिन उसके बाद एंड टाइम पे शाहू जी को मराठास को हैंड ओवर करने से मना कर दिया औरंगजेब ने। मतलब औरंगजेब ओवरऑल इस मराठा प्रॉब्लम की डेप्थ को समझ नहीं पाया, इसकी ग्रेविटी को समझ नहीं पाया, और उसके चलते उसने मुंह की खाई। समझ गए? हालांकि ऐसा नहीं है कि मराठा वॉरियर्स औरंगजेब के अंदर काम नहीं करते थे। बहुत सारे मराठा सरदारों को जागीरदारी और जमींदारी दी थी औरंगजेब ने, ठीक है ना। एक और बात, राजपूत से भी एक समय पे औरंगजेब की थोड़ी सी बिंठ सी गई थी। आपको बताया है ना कि मारवाड़ की प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व नहीं कर पाया था औरंगजेब। तो एक तो औरंगजेब की गलती थी कि या तो शिवाजी या संभाजी या शाहू जी किसी भी मराठा सरदार के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट अगर औरंगजेब कर लेता तो शायद डेक्कन के अफेयर्स को मैनेज कर पाना उसके लिए आसान हो जाता। ऐसा औरंगजेब ने नहीं किया। ना ही औरंगजेब डेक्कनी स्टेट्स के साथ मिलकर पूरी तरीके से मराठाओं से लड़ पाया। कुल मिला के औरंगजेब इस डेक्कन के पूरे एक्सपेडिशन में फेल हो गया था। देखिए, डेक्कन को लेके 1636 में शाहजहां ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके चलते बीजापुर और गोलकोंडा को
ऑटोनॉमस रखा गया था, इंडिपेंडेंट रखा गया था। वो मतलब मुगल सोवरेनिटी के अंदर आते थे पर अपनी इंटरनल फंक्शनिंग में वो इंडिपेंडेंट थे। लेकिन जब औरंगजेब ने इंटरफेयर करना शुरू किया तब वो 1636 वाली ट्रीटी टूट गई और इन डेक्कनी सुल्तान को समझ में आ गया कि कभी ना कभी तो मुगल आएंगे और हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। प्लस आप देखोगे कि जो डेक्कनी सुल्तान थे, जैसे कि गोलकोंडा के अंदर मदाना और अखाना थे, इन्होंने मराठा पावर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के औरंगजेब को यह लग रहा था कि ये जो डेक्कनी, बीजापुर, गोलकोंडा है, ये मराठा के साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए ओवरऑल यहां पे औरंगजेब को समझ में आया कि बीजापुर, गोलकोंडा को पूरा एलिमिनेट करो। बीजापुर, गोलकोंडा के ऊपर पूरा कब्जा करके औरंगजेब ने गलती कर दी। उसने इतना ज्यादा खा लिया जितना वो पचा नहीं पाया। एक लिमिट से ज्यादा इलाके पे अगर आप कब्जा करोगे तो आपके पास आर्मी भी बहुत बड़ी चाहिए, आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए। ये औरंगजेब के पास था नहीं। जीतने के बाद कम से कम अगर वो कंसोलिडेशन भी करने की कोशिश करता और मराठास के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेता तो भी चलता, लेकिन औरंगजेब ने एक नया फ्रंट खोल दिया। बीजापुर, गोलकोंडा को जीतने के बाद औरंगजेब को लगा कि मराठास अब तो हार गए और ये औरंगजेब की बहुत बड़ी गलती थी और धीरे धीरे करके औरंगजेब पीछे ही दौड़ता रहा मराठास के और आखिरी में मर गया। उसको पता चलते चलते काफी देर हो गया कि भाई मराठास से इस प्रकार से नहीं जीत पाएंगे और मराठास से जब वो हारने लगा ना इंडिविजुअल बेसिस पे, तब उसकी ओवरऑल प्रेस्टीज पे भी बहुत फर्क पड़ा। इस सेंस में बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ये बोला था कि औरंगजेब का बेटा था ना शाह आलम, शाह आलम ने ओवरऑल ये सजेस्ट किया था कि जो बीजापुर, गोलकोंडा की थोड़ी टेरिटरी कब्जा लो और बाकी टेरिटरी पे बीजापुर, गोलकोंडा के राजा को ही राज करने दो, वो अपना मराठा से निपटते रहेंगे। लेकिन शाह आलम ने कुछ बोला, औरंगजेब ने शाह आलम को ही जेल में डाल दिया। औरंगजेब अपनी ही पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहा था और ये पॉलिसीज उसको बहुत भारी पड़ गई और ओवरऑल बाद में क्या हुआ ये हम सबको पता है। एक और बात है, भले ही डेक्कनी वॉर्स के चलते और मुगल एम्पायर में जो भी और वॉर्स चल रहे थे और औरंगजेब बहुत लंबे समय से नॉर्दर्न इंडिया में था नहीं, वो सदर्न इंडिया में ही बैठा हुआ था, इसके चलते मुगल एम्पायर को काफी कमजोर दिखाया गया। मुगल एम्पायर कमजोर हो भी गया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुगल एम्पायर टूट गया था। अभी भी मुगल एम्पायर बहुत पावरफुल था, बहुत जबरदस्त उनका मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी। ये अलग बात है कि डेक्कन के इलाके में वो मराठास के साथ ज्यादा पंगा नहीं ले पाए, मराठा फोर्स के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी नॉर्दर्न इंडिया में मुगल आर्टिलरी मास्टर थी। कर्नाटका के बाद के इलाके को मुगलों को अपने अंदर नहीं लेना चाहिए था, कंसोलिडेशन उसका बहुत मुश्किल था, उन्होंने लेने की कोशिश की और ओवरऑल वहां पे आप कह लो परेशान हुए। औरंगजेब की मृत्यु के 30 से 40 साल बाद जो मुगल आर्टिलरी थी उसकी स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी बहुत ज्यादा गिर रही थी। जो मराठा ताकत थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मराठास लगातार मुगलों के इलाकों में घुसते थे, वहां पे अटैक करते थे, तबाही वगैरह मचा देते थे और जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कमजोर पड़ रहा था। लेकिन फिर भी ट्रेड की बात करो, इंडस्ट्री की बात कर लो और लोगों के दिमाग की बात करो तो अभी भी मुगल डायनेस्टी का इंपैक्ट था लोगों के दिमाग के अंदर। अभी लोगों के अंदर से मुगल डायनेस्टी पूरी तरीके से निकली नहीं थी। और अगर आप मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को देखोगे ना तो बहुत हद तक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से तरीके अंग्रेजों ने भी अपने राज में अडॉप्ट किए। ओके, अगर आप राजपूत की बात करो तो राजपूतों के बीच में फूट डलाने की कोशिश की थी औरंगजेब ने। मारवाड़ के साथ जो ब्रीच थी, मारवाड़ की दो रूलिंग फैमिलीज को आपस में तोड़ने की कोशिश की औरंगजेब ने और इनको पता चल गया राजपूतों को, तो राजपूत की भी पंगेबाजी हो गई औरंगजेब के साथ। अब ये बहुत डिबेट का इशू रहा है कि अगर राजपूत के साथ पंगेबाजी नहीं करता औरंगजेब तो ये राजपूत औरंगजेब के बिहाफ पे मराठा से लड़ने जाते। तो 1681 से लेके 1681 से लेके 1706 के बीच में जो डेक्कन में औरंगजेब की लड़ाई हो रही थी मराठास के साथ, बीजापुर, गोलकोंडा के साथ, अगर उसमें राजपूत सोते औरंगजेब की साइड पे एक बड़ी क्वांटिटी में, तो किस हद तक इस वॉर का रुख जाता है, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यू पॉइंट है। बट कहीं ना कहीं राजपूत के साथ पंगेबाजी रही है औरंगजेब की। औरंगजेब के मरने के बाद जो भी राजपूत के मनसब वगैरह थे और उनके होमलैंड थे उसको रिस्टोर कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन था वो रुका नहीं। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो चुका था और वो लगातार हो रहा था। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी को भी देखा गया है। औरंगजेब ने जिजिया इंपोज किया, औरंगजेब के मरने के बाद जिजिया हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जो मुगल अंपायर का डिक्लाइन था वो चालू हो रहा था। एक्चुअली में औरंगजेब ने स्ट्रिक्ट बेसिस पे इस्लामिक लॉ को इंप्लीमेंट किया, लेकिन औरंगजेब ये नहीं समझ पाया कि वो जिस जगह पे इस्लामिक लॉ को इंप्लीमेंट कर रहा है वहां पे इस्लाम पैदा नहीं हुआ है, इस्लाम कहीं और पैदा हुआ है। तो इस्लामिक लॉ को एक ऐसी जगह पे इंप्लीमेंट करना जहां पे नॉन इस्लामिक सब्जेक्ट्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, ये काफी मुश्किल काम है और इस बात को औरंगजेब को समझने में प्रॉब्लम हुई।
और ओवरऑल डिक्लाइन और डाउनफॉल ऑफ द अंपायर इससे यहाँ पे तेज हुआ। तो ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही हैं, ठीक है। तो औरंगजेब ने गलतियां भी बहुत की और सरकमस्टांसेस भी कुछ ऐसे बन गए थे कि औरंगजेब के अंदर मुगल अंपायर का डिक्लाइन तेज हुआ, औरंगजेब के मरने के बाद और तेज हुआ। और बहुत हद तक ये जो मुगल अंपायर का डिक्लाइन था, ये सिर्फ औरंगजेब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बहुत हद तक सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है दोस्तों, यहाँ पे जो मीडियल हिस्ट्री है वो खत्म होती है। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके चाहिएगा। एक फाइनल वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि सतीश चंद्र मीडियल हिस्ट्री हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट दोस्तों। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नया साल आ गया है। आई होप आप सब लोग अपने मिशन में, जो भी यूपीएससी है किसी भी एग्जाम को निकालने का मिशन है, उसमें सक्सेसफुल हो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के जाइएगा, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।